नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और ईशाविल में आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से बेला भाटिया। बेला मैम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और बस्तर के इलाके में काफी लंबे समय से, लगभग 2005-06 से लगातार उनका काम रहा है। 2015 से वो जैसा बताती हैं कि बस्तर के इलाके में ही वो बसी हुई हैं और आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दों पे, खास करके जिस तरह के लीगल केसेस का पेंच में जिस आमतौर पे आदिवासी वहां के फंसे रहते हैं, उन उन मुद्दों पे भी काम करती आई हैं। बेला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद आज जो वजह है हमारी बातचीत की वो बहुत स्पष्ट है। आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो या नहीं जानते हो। मई के महीने में बस्तर के इलाके में सिलगर एक गांव है, मेरे ख्याल से सुकमा में आता है अगर मैं गलत नहीं हूं। वहां पे सीआरपीएफ जवानों और आदिवासियों के बीच में कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। एक नोकझोंक की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद ये पूरी लड़ाई संघर्ष जो शुरू हुआ वो सीआरपीएफ के एक कैंप को लेके शुरू हुआ था। और उसके बाद इस इलाके में इस एजिटेशन के दौरान फायरिंग हुई। पुलिस का दावा है कि एजिटेशन में कुछ माओवादी तत्व इकट्ठा हो गए थे, जिस वजह से उनको इस तरह से हार्श कदम उठाने पड़े। और उसके बाद पूरा पॉलिटिकल ड्रामा, इस जो आदिवासियों का संघर्ष है उसके साथ एक पॉलिटिकल ड्रामा भी साथ ही साथ शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। जून का महीना चल रहा है, लेकिन इस कोविड के समय में भी जब लोग तनाव में हैं, घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, उस वक्त बस्तर के इस इलाके में हजारों की संख्या में आदिवासी अपने इस संघर्ष को जारी रख रहे थे। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए बेला जी से आज हम बात करेंगे। इसलिए इसके पीछे वजह भी ये है कि जो 2 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी फायरिंग की घटना के बाद उस इलाके में गई थी, उनमें से एक बेला भाटिया थी। बेला मैम, बिना वक्त गवाए मैं आपसे सबसे पहले समझना चाह रहा हूं, जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो इस बातचीत को सुनेंगे उनके लिए, कि ये जो झड़प सिलगर में हुई सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस फोर्स और आदिवासियों के बीच में, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसमें मुख्य कारण ये है कि बस्तर में अभी 2005 से सीपीआई माओइस्ट मतलब माओवादी पार्टी और सरकार के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इसमें तरह तरह के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। सलवा जुडुम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो और उसी समय से यहाँ पे एक सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन यहाँ पे शुरू हो गया। तो जैसे कि भारत देश के हर एक इलाके में थाने तो पाए जाते हैं मगर कैंप नहीं पाए जाते हैं। कैंप हम जानते हैं, कश्मीर में हमने कैंप सुना है, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि में हमने कैंप सुना है, मगर बस्तर में 2005 से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो जिन जिलों में माओवादियों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे कि बीजापुर जिला, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला, नारायणपुर जिला, इस तरह से बस्तर में कुल 7 जिले हैं। तो केवल शहरी भाग को छोड़कर जो ग्रामीण इलाका है उसमें हम देखते हैं कि हर 5, 6, 7 किलोमीटर में आपको कैंप दिख रहे हैं। तो अभी क्या है कि इस पूरे पीरियड में, आज के दिन में एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं जानती हूँ, मगर मुझे लगता है कि कुछ समय पहले ऐसे कहा जा रहा था कि 1 लाख से ऊपर यहाँ पे पैरामिलिट्री और बाकी सब फोर्स मिला के, क्योंकि इसमें यहाँ सीआरपीएफ भी है, यहाँ पे अन्य कई तरह की फोर्सेस हैं, एसटीएफ है, बीएसएफ है, ये इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्स है, फिर लोकल फोर्सेस भी बहुत है, जैसे एक बस्तर बटालियन बनी सीआरपीएफ की, कोया कमांडोज हैं, ये कोबरा है जी। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले से डीआरजी है। तो इस तरह से बहुत फोर्सेस हैं यहाँ पे। तो उस एरिया में जहाँ पे ये जो जिले हैं और इधर ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर में आपको ये कैंप्स दिख जाते हैं, जिसके कारण ये एक तरह का ऑक्यूपेशन टाइप की स्थिति बनी हुई है। जी। तो लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि
वो लोगों का यही अनुभव है कि जब जब कैंप आ जाते हैं उनके गांवों के पास, तब जो भी ये मानवाधिकार के जो एट्रोसिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। कई फिर आपको किस्से दिखने लगते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, आपको फिर फर्जी मुठभेड़ के किस्से बढ़ जाते हैं। वो गश्त सर्चिंग में फिर जब वो गांव-गांव जाते हैं तो उस समय कई तरह की प्रॉब्लम्स उनके द्वारा की जाती है। मारपीट तो यहाँ पे बहुत कॉमन है। फिर लोगों को जैसे उठा लेना, चाहे वो खेत में काम कर रहे हैं, चाहे वो जंगल जा रहे हैं घूमने, अपना महुआ बीनने के लिए या लकड़ी लाने के लिए, या अस्पताल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ऐसे हर एक जगह से उनको उठा लेना, फिर अपने कस्टडी में रखना, और परिवार ढूंढ रहा है उनको कि हमारा व्यक्ति कहाँ गया। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे अति हो गया है। अब 15 साल हो गए हैं जी। और हम अभी देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से हजारों की संख्या में लोग बाहर निकलते हैं ये कैंपों का। जब जब भी एक नया कैंप बनता है तो हम देखते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमको ये कैंप नहीं चाहिए। मगर हर एक जगह हम ये देखते हैं कि कैंप के पहले जो कानूनी व्यवस्था हमारे देश की है, जिसमें एक पैसा कानून है, जिसके तहत पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसके तहत सरकार को वहां लोकल लेवल पे एक ग्राम सभा करनी चाहिए, लोगों की को जानकारी भी देना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और कंसेंट भी अगर उनका मिले तो, और फिर ये कैंप्स बनाने चाहिए। मगर इस तरह की प्रक्रिया कभी नहीं होती है। वो लोग बस उस जमीन पे जाके जो भी उन्होंने चिन्हित की है उस जमीन पे जाके ओवरनाइट कैंप्स बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से सिलगर में भी घटना हुई। आप, क्योंकि अगर हम आपकी बात को मोटा मोटी उसको अगर बांधें तो कुल मिला के बात यह है कि कैंपों का प्रचलन पिछले कुछ सालों में बढ़ा छत्तीसगढ़ में, बस्तर के इस इलाके में, और पिछले 3 सालों से लोगों का विरोध भी बढ़ा है इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप्स के एस्टैब्लिशमेंट के समय में। तो और भारी संख्या में आदिवासी सड़कों पे उतरते हैं या प्रदर्शन करते हैं इन कैंप्स का विरोध करने के लिए। तो कुछ ऐसी ही घटना सिलगर में मई 12 को मेरे ख्याल से शुरुआत हुई इस पूरी घटनाक्रम की, या मई 14 को? जी, तो इसमें ऐसा हुआ था कि 12 तारीख जो थी वो सिलगर में वो बाजार का दिन होता है जी। तो उस दिन क्या हुआ कि उस गांव से लगे हुए 3 किलोमीटर दूर एक गांव है तरेम। तो तरेम के लोग आए हुए थे सिलगर में बाजार करने के लिए। तो जब वो बाजार करने के लिए आए तब उन्होंने उनको बताया कि आप लोगों को पता है क्या कि आपकी जमीन पर वहां तो कैंप लगा हुआ है। तो सिलगर वालों को पता नहीं था क्योंकि कैंप इसकी पहली रात 3 बजे रात को कैंप वहां पे बिठाया गया। और ये पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे कई दूसरे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कि जहां पे वो रातों रात आते हैं और रातों रात वो अपना कैंप बिठा देते हैं। जी। तो उस समय लोगों को ये पता चला तो वो लोग 40 जितने उनके जो गांव के जो बड़े होते हैं, सियान बोलते हैं यहाँ पर, तो वो सियान लोग मिल के वो लोग कैंप वालों से बात करने के लिए गए 13 तारीख को। जी। मगर बातें केवल थोड़ी प्राथमिक ही बातें हुई और उसके बाद में उनको लाठीचार्ज करके उनको वहां से भगा दिया गया। फिर हम देखते हैं कि 14 तारीख से वहां पे प्रतिरोध शुरू हो गया। तो 14 तारीख को 1000 जितने लोग थे 5 पंचायत के, मगर 15, 16 और 17 आते आते वहां पे 40 जितने गांव के लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और हजारों की संख्या में, मतलब जैसे 10,000 15,000 जितने वहां पे लोग थे। तो 17 तारीख को भी, मतलब 15 को भी 16 को भी हर दिन उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है और टीयर गैसिंग भी हुआ है, फिर जिसको लोग मिर्ची पटाखा बोलते हैं। मिर्ची पटाखा, जी। हाँ, तो इस तरह का भी वो सब उन पर होता रहा। जबकि कैंप के बाहर में उन्होंने 2 एमपीवी व्हीकल्स लगाए हुए थे और वो बड़े बड़े टैंक जैसे बड़े व्हीकल्स होते हैं। उसके बाद एक वो जो वायर होता है, वो जो गोल गोल वाला जो वायर होता है, वैसा पूरा वायर जिसको हम लोग कहते हैं। जी जी। और उसके बाद फिर एक मतलब जगह छोड़ी हुई है
उसके बाद फिर से एक गोल वायर का है, और उसके पीछे लोग थे हर दिन, उसी के पीछे थे, उससे आगे तो वो लोग आए नहीं, मगर हर दिन वहां पे फोर्स उनके वहां आगे आके उनको इस तरह से सुनवाई नहीं हो रही थी उनकी, और लाठीचार्ज ये सब उन पर होता रहा। तो 17 तारीख को वो लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग का धैर्य छीन हो चुका था, और हम लोग को लग रहा था कि हमारी कोई बात यहाँ पे सुन नहीं रहे हैं कोई भी। तो उस दिन भी जब लाठीचार्ज शुरू हुआ, तो फिर कुछ लोगों ने, वहां पे सड़क बनाई जा रही है, तो कुछ गिट्टी पड़ी हुई थी, तो गिट्टी भी उठा के कोई कोई लोग मारे। वो बोल रहे हैं कि हम लोग में से कोई कोई लोग उठाए। फिर वो जो उनके जो व्हीकल्स वहां थी, तो एक दो लोग ऐसे चिल्लाए भी कि आप लोग हमेशा ऐसा करते रहोगे तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे, बोले ऐसे, मगर कुछ किए नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि जो फोर्स दोनों साइड, मतलब वो लोग बीच में हैं, दोनों साइड तक आगे बढ़ चुकी थी फोर्स, और फिर जो एमपीवी जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर से, मतलब वो टैंक जैसा ही दिखता है अगर आप देखें तो, उसके ऊपर से भी उन्होंने हवाई फायरिंग वो लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार के पूरे माहौल में बहुत मतलब तनाव बढ़ रहा था जी। और फिर वो लोग कहते हैं कि दोनों तरफ फोर्स आगे बढ़ गई और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, और फिर एकदम वो लोग भागने लगे, मतलब भगदौड़ हो गई। और ये पत्थरबाजी भी जो हुई है, जिस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप पूरा उस एरिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर भागते भागते भी कोई गिट्टी उठा के मारा भी होगा तो उतना कोई दूर नहीं फेंक पाया होगा, नहीं जा सकता, क्योंकि बैरिकेडिंग बीच में आप बता रही हैं कि 2 लेयर्स की बैरिकेडिंग है। जी जी। तो ये स्थिति आई, और उस दिन फिर 3 आदिवासी मारे गए गोली से, और 3 गोली से ही जख्मी भी हुए, और फिर उनके अलावा अनेक लोग जख्मी हुए, मतलब जो जिनको दूसरे तरह की इंजरीज आई थी। बुलेट इंजरीज आप बता रही हैं, इन टोटल 3 हैं और 3 लोगों की बुलेट इंजरी की वजह से मौत हुई है और बाकी कई लोग घायल हुए। मैं इस और बात एक को महिला, एक महिला जो गर्भवती थी, तो वो पूरी भगदड़ में वो गिर गई थी, तो बाद में उसके 3-4 दिन बाद में उसकी भी मौत हो गई थी। तो कुल मिला के 4 लोग इसमें की जाने गई हैं, जान गई इस पूरे संघर्ष में। जी जी। मैं इनफैक्ट आप जी कहिए। जी आपसे ये सवाल पूछने ही वाला था कि आखिरकार कई लोग जैसे दिल्ली में या बस्तर के बाहर या आमतौर पे जिन इलाकों में भूमि अधिग्रहण और इस तरह के जो कैंप्स लगते हैं, उन इलाकों के बाहर ये बड़ा सवाल उठता है, और खास करके इस तरह के मामलों में कि आखिरकार सीआरपीएफ के कैंप का विरोध क्यों। तो मैं ये सवाल आपसे पूछने के लिए मैंने आगे रखा था, लेकिन आपने अपने इसी जवाब में ही उसको इंक्लूड कर लिया कि एक पैटर्न बन गया है और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं थोड़ा आगे इसको स्पीड अप करके ले जाना चाहूंगा बेला मैम, कि आप कह रही हैं कि संघर्ष चला वो कैंप की वजह से शुरू हुआ, आपने ट्रस्ट डेफिसिट का फैक्टर गिनवा दिया, पुलिस की के ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो भी आपने आप मुझे बता रही हैं, तो ये मेरा मानना है कि आपके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये तमाम चीजें दर्ज है ना। लेकिन आपके ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को जो पुलिस अधिकारी हैं बस्तर के, वो रिजेक्ट करते हैं। आप लोगों ने जो तमाम दावे किए हैं अपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर, उसको वो लोग रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करने से एक कदम आगे भी जाते हैं, जहां पे ये दावा किया जाता है कि जो 17 तारीख की भीड़ जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, उसमें कुछ माओवादी तत्व थे जिसकी वजह से स्थिति हाथ से बाहर हो गई। अब इस बात का क्या जवाब? नहीं, इसको मैं पूरी तरह से खंडन करना चाहूंगी। इसलिए करना चाहूंगी कि देखिए, हमें मैं तो एक वकील हूं और यहाँ पे इस तरह के कई केसेस में लड़ती हूं, तो इसमें कई बार चालान में यही लिखा रहता है कि हम लोग जंगल में गश्त सर्चिंग के लिए जा रहे थे, वहां हमने एक संदिग्ध को देखा जो हमें देख के छुपने लगा या जो हमें देख के भागने लगा, और फिर हमने उसको घेराबंदी करके पकड़ा। हाँ, तो उनका मतलब एक एजम्पशन है कि आपको देखकर कोई भाग रहा है तो वो संदिग्ध है। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने में हजारों की संख्या में हर दिन लोग बैठे हुए हैं, हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो नारों के थ्रू आपको बता रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है,
अगर वो माओवादी होते तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां बैठ के, और वो लोग सुबह, उनकी रोज दिनचर्या थी, रोज वो लोग 10 बजे आते थे, 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक वो लोग वहां पे रहते थे, फिर वापस जाते थे, फिर सोते थे, खाते थे जो कुछ भी, फिर सुबह फिर से आते थे। इस तरह का उनका दिनचर्या था। तो अगर वो लोग माओवादी होते तो वो लोग इस तरह से रोज आपके सामने में और हजारों की संख्या में वो लोग नहीं होते। दूसरा कि जब भी गोली चली, जब आपके सामने में इतने ग्रामीण हैं, तो क्या गोली ने चिन्हित किया? क्या गोली मारने वाले ने क्या वो चिन्हित कर पाया कि ये माओवादी है, ये माओवादी है? और आपको जो माओवादी है, जो वर्दीधारी माओवादी है, जो हथियारबंद माओवादी है, उसकी लड़ाइयां हो रही हैं, उसका तो अपने आप उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसमें कभी जवान मरते हैं, कभी माओवादी मरते हैं। उसमें इस तरह के तो अनेक उदाहरण बस्तर में है। मगर हमारे जैसे लोग तब बोलते हैं जब फर्जी मुठभेड़ होती है, जब आप उनमें से भी किसी को हिरासत में ले सकते हैं मगर डायरेक्टली आप उनको मार देते हैं पकड़ में आने से, या जब आप सिविलियंस को, ग्रामीण लोगों पर, जैसे अभी इस केस में हुआ है, आपने गोली चलाई है ना, तो ये तो मुझे लगता है क्लियर केस है ऑफ यूज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ फोर्स। और इसमें तो ये भी कुछ सीआरपीएफ वालों ने कुछ पत्रकारों को एडमिट भी किया है कि डीआरजी फोर्स ने ये कर दिया, वो लोग कंट्रोल में नहीं थे और उन्होंने कर दिया। और तीसरी बात ये भी है कि सरकार ने अनेक लोगों को रोका, वहां से जाने नहीं दिया। मतलब जैसे हम लोग भी गए, 19 तारीख से लेके 4 दिन हमको लगे वहां पहुंचने के लिए, हम लोग को जाने ही नहीं दिया जा रहा था, अनेक तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे थे। इस तरह के कई पार्टीज, कई ग्रुप्स जाना चाह रहे थे। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का भी ग्रुप 8 जा रहा था 7 तारीख को, तब उसको भी उस दिन कंटेनमेंट जोन कभी कर दिया गया था और फिर उनको भी रोका गया, बीजापुर तक नहीं पहुंचने दिया। तो इसमें भी फिर सवाल उठता है कि सरकार अगर कुछ गलती नहीं किया है तो आपको क्या है छुपाने के लिए, है ना? व्हाट डू यू हैव टू हाइड? ये तो फिर हम प्रश्न पूछेंगे। जी, इस सवाल पे मैं आऊंगा, आखिरी सवाल होगा मेरा वो, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब स्थिति क्या है, क्योंकि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया, बातचीत करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं जो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे वो लोग हट गए थे प्रोटेस्ट वेन्यू से। तो इस वक्त स्थिति क्या है सिलगर में? नहीं, इस वक्त स्थिति ये है कि आंदोलन जारी है। तो ये हुआ था आंदोलन कि खत्म जो नहीं हुआ सिलगर का? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, मगर इसमें ये हुआ था कि जो हजारों की संख्या में लोग थे, 15,000 20,000 जितने लोग 8 तारीख को वहां मौजूद थे, मगर इस पूरे बीच में सरकार ने भी, मतलब वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और आईजी, ये लोग सब लगातार वहां पे आदिवासियों के लीडर्स के द्वारा मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। और ये हमने बस्तर में हमेशा देखा है कि कोशिश यही रहती है कि आंदोलन को रफा दफा कर दिया जाए। जी हाँ, ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है। तो वो लोग कुछ ना कुछ कारण देते रहते हैं। जैसे निको का भी एक बहुत, निको नारायणपुर में दिसंबर, ये गए साल की बात है, वहां पे भी बहुत बड़ा आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, 1 महीने तक वहां भी चला था। और वहां पे निको की माइनिंग कंपनी और साथ में वहां पे जो कैंप आमदाई पहाड़ पे जो बन रहा है, तो लोगों ने यही कहा था कि इसकी लीज भी बहुत पहले साइन हुई थी, ग्राम सभा बहुत पहले हुआ था, अभी ये सब कुछ हम फिर से करना चाहते हैं। जब हम लोग हरी झंडी देंगे तब आप लोग कैंप भी बनाना, जो करना है आप करना। जी वहां जी पे भी उस समय ठंडी थी, उस समय भी एक पूरा महीना लोग लड़ते रहे, धरना दिए, चक्का जाम किए। चीफ मिनिस्टर के 2 दिन पहले फिर से आदिवासी लीडर्स का मध्यस्थता करके उन्होंने उसको फिर से, उसमें भी सोनी सोरी वहां पे भी उस मध्यस्थता में थी, जो 6 तारीख की मध्यस्थता है, 6 जनवरी की। और भूपेश बघेल जी आने वाले थे 9 तारीख को। तो हम देखते हैं कि 6 तारीख को वो पूरा आंदोलन फिर से वहां पे भी समाप्त कर दिया गया था। और समाप्ति के समय तो हमेशा यही बोला जाता है कि हाँ, 1 महीना बाद फिर से कुछ देखेंगे, फिर से कुछ करेंगे। मगर ये जो हम जानते हैं कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो ताकत होता है, वो उस ताकत को और उनके मेथड को, कि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है,
तो उसको सरकार को भी एक लोकतांत्रिक तरीके से पेश आना चाहिए और एंगेज करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। ये यहाँ पे सरकार नहीं कर रही है। तो इस बार भी उन्होंने गोंडवाना समाज के कुछ लीडर्स का भी उपयोग किया है, इस बार बोरैया तेलाम जैसे लीडर्स का उपयोग किया है, इस बार भी सोनी सोरी जी का भी उन्होंने उपयोग किया है। और वो लोग भी क्यों माने मैं नहीं जानती हूँ उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, मगर ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि जब एक तरफ चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल रहे थे कि हम मिलने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये 8 तारीख को सीबीआई की टीम को, जिसमें मैं भी थी, उसमें हमें भी ये कहा गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। इसकी जानकारी भी हमने क्षेत्र में दे दी, इमीडिएटली लोगों तक पहुंचा दी थी 8 तारीख को 1 बजे तक। फिर भी 4 तारीख को बयान आता है सोनी जी का भी और बोरैया तेलाम जी का भी कि आंदोलन को हम समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं और कल इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और दूसरे दिन 9 तारीख को फिर अनाउंसमेंट भी हो जाता है। मगर वहां पे जो युवा थे वो लोग जो मंच वाले भी थे इस पूरी बात में, मगर उसमें दूसरे भी कई लोग, कई युवा थे और फिर बाद में मंच वाले भी थे जो जिन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, हम स्थगित नहीं कर रहे हैं, हम स्थगन कर रहे हैं और इसको, ये मूवमेंट चलता रहेगा। भले हम लोग बरसात के कारण, खेती के कारण अभी थोड़ा कम कर देंगे, मगर मूवमेंट चलता रहेगा। तो ये जो पूरी सरकार की, मुझे लगता है, कोशिश हुई कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने इसको टोन डाउन किया थोड़ा सा, आंदोलन के अग्रेशन को, लेकिन वो चल रहा है अभी भी फेज वाइज। आखिरी सवाल मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जिस समय हम मतलब अगर हम 2015 की बात करें, जब आप वहां गई और उसके बाद उस वक्त बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री होते थे, उस इलाके में एक पुलिस अफसर होते थे जिनके बारे में हर रोज राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आती थी। बहुत मुश्किल, उन खबरों का जो अगर क्रक्स निकालें तो उन खबरों का खाका यही होता था कि चाहे वो आदिवासी हो या बेला भाटिया या सोनी सूरी जैसे जो लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है काम करना छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी सत्ता में थी। अब बीजेपी सत्ता से बाहर है, कांग्रेस सत्ता में है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो मैंने पूरा लंबा चौड़ा खाका आपके सामने तैयार किया, ये सवाल बेसिक यही है मेरा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में जब सरकार में होती है और जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार में होती है, तो जो सरकार है, जो स्टेट मशीनरी है, क्या उसमें कोई फर्क आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, या वो एक जैसी, एक ही तरह से काम कर रही है दोनों समय, मतलब पार्टियों की स्टेट मशीनरी? मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे हम कोई डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी तो बहुत उम्मीद बनी थी कि कुछ डिफरेंस होगा और शुरुआती दौर में कुछ फर्जी मुठभेड़ के इंसिडेंट्स में भी कुछ कमी आई थी, मगर उसके बाद से तो हम यही देख रहे हैं कि वैसे का वैसा ही स्थिति बनी हुई है। और पहले भी एसपीओ जैसे एक मतलब ग्रामीण वाले बने हुए, युवा के बने हुए फोर्स का दुरुपयोग किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फिर उन पर बैन भी लगा था 2011 में। तो अभी भी वही काम डीआरजी के द्वारा कराया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स जो हैं, तो ये लोग भी सरेंडर्ड, ज्यादा तो सरेंडर्ड माओइस्ट ही हैं ये लोग। तो उनको भी इसी तरह का, मतलब इतने इंसिडेंट्स है यहाँ पे कि मार, मतलब केवल गोली से ही मार नहीं देना, पर चाकू का उपयोग करके उनको खत्म करना। और लोग अक्सर उनको पहचान जाते हैं क्योंकि वो पहले उनके गांव में आया करते थे, तो लोग उनको जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीआरपीएफ भी फिर इस प्रकार के ही फोर्सेस को आगे रखकर उनके द्वारा इस तरह का काम इम्प्यूनिटी मतलब पूरा दे दिया गया है। और शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत लेते नहीं है, एफआईआर नहीं करते हैं, काउंटर एफआईआर नहीं करते हैं। तो और जो केसेस हैं वो लंबे 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 ये कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, बस्तर के जेल भरे हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार की पूरी बहुत ही खराब यहाँ पे स्थिति चलती जा रही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कुल मिला के, आपका कहना है फर्क नहीं है। और सरकार कुल में यही बोलती रहती है कि हम विकास करना चाह रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। तो जरूर मुझे लगता है कि विकास की कुछ चीजें सरकार ने की है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि नहीं की है, मगर डीमिलिटराइजेशन की यहाँ पे आवश्यकता है। केवल अगर तो आप सिलगर, क्या मैं ये आखिर में अगर आपसे ये समझना चाहूंगा कि सिलगर जैसे आंदोलनों को कम करने के लिए, खत्म तो नहीं शायद कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सच्चाई होगी ये, लेकिन कम से कम इस तरह के संघर्षों को कम करने के लिए डीमिलिटराइजेशन ही इकलौता तरीका है?
मुझे लगता है कि दो तीन चीजें हैं। एक कि सरकार की तरफ से डीमिलिटराइजेशन हो, माओइस्ट के साथ में पॉलिटिकल डायलॉग हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके कारण आम जनता पे इस तरह का चीजें होती रहती हैं। तो आपको जो भी, वो भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं जिन्होंने हथियार उठाया है, तो उनके साथ में एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, चीजों का रिजोल्यूशन होना चाहिए, ना कि हम कैंप पे कैंप बनाते रहें। जैसे इस बार भी सिलगर के में इतने ये जो गोलीबारी हुई, इसके बाद भी जो मंत्री थे चौबे जी इसी सरकार के, वो बोलते हैं हम और 5 कैंप बनाने वाले हैं। दंतेवाड़ा के एसपी ने अनाउंस कर दिया है, पल्लव जी ने, कि दंतेवाड़ा में अभी मानसून के बाद में 5 कैंप बनाने वाले हैं। तो ये तो कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब आप लोगों का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। और ऐसा आंदोलन जो 28 दिन तक नॉन वायलेंटली 28 दिन तक हजारों की संख्या में इस प्रकार के, मतलब वॉलेटाइल रीजन में, कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में, ये कोई आसान है क्या कि औरतें, आदमी, बूढ़े, बच्चे सब आपके पास में आंदोलित होके आ रहे हैं, तो क्या आप उनकी सुनवाई नहीं करेंगे? अभी भी 28 तारीख के बाद भी, अभी 28 दिन के बाद वाला और समाप्ति के बाद 9 तारीख को समाप्ति हुई, अभी भी आज हम क्या 25 तारीख हमारी आज है, शायद कि 26 है, अभी तक वो लोग, उनका कार्यक्रम चल रहा है। और सरकार इसी तरह का यूज कर रही है, कभी कंटेनमेंट जोन उसको घोषित कर रही है, दूसरों को आने नहीं दे रही है, इसी तरह से उस पूरी चीज को दबाने की ही उनकी कोशिश रही है। तो ये मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार से हमारी उम्मीद ये नहीं है। हमारी उम्मीद है कि आप रूट प्रॉब्लम को पकड़ें और आप सचमुच लोगों के साथ में, ये नागरिक हैं जो आपके सामने में सवाल उठा रहे हैं, तो आप लोकतांत्रिक तरीकों से उसको दबाव से नहीं, और उनसे छल करके नहीं, मतलब ये जो है ना, आप छल करके उसको तितर बितर करते हैं, उनको भगाते हैं। हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। वो आपके सामने, वो हथियार नहीं उठा के आ रहे हैं आपके सामने, वो आपसे बात करने आ रहे हैं, तो उनका इज्जत करिए, उनसे बात करिए, ये तरीका होना चाहिए। ओके ओके। बेला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, और सिलगर में जो जमीन पे जो संघर्ष के पीछे कारण थे और फैक्टर्स थे उसको समझाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन वहां पे डी एस्केलेट हो और जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकल के आए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।